बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बैंकिंग अप्रोच को प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था और वहाँ पर हमने ये बात कही थी कि एक ऐसा फोर्स जो हमेशा एक बॉडी को कंपेल करेगा, मजबूर करेगा कि वो सर्कल में मोशन करे, दैट फोर्स वाज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर बेटा हमने डिटेल के साथ ये डिस्कस किया था कि डिफरेंट फिनोमिनाज में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका सोर्स डिफरेंट हो सकता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि अर्थ यहाँ पर मोशन कर रहा है सर्कल में, तो जब बॉडी सर्कल में मोशन करेगा तो जाहिर बात है कोई तो होगा जो उसको मजबूर कर रहा है सर्कुलर पाथ में मोशन करने के लिए। तो यहाँ पर कौन मजबूर कर रहा है? यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स मजबूर कर रहा है। बेटा अगर हम दूसरे एग्जाम्पल में देख ले, जिस तरह कार्टून ने एक स्ट्रिंग की मदद से एक बॉडी को या लेट से कंसीडर करें एक बाल है जो इसको सर्कल में घुमा रहा है, तो बेटा यहाँ पर इस बाल को कौन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ पर टेंशन इन द स्ट्रिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, राइट। इसी तरह बेटा अगर हम इस कार की तरफ देख ले तो कार भी सर्कल में मोशन कर रहा है। इसका मतलब है कि कोई तो है जो इसको सर्कल फॉर्म में मजबूर कर रहा है। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रैक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर ऑफ द कार, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर बेटा हमने मल्टी केसेस स्टडी कर ली जिसमें हमने ये सीख लिया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर एक फिनोमेना में डिफरेंट सोर्स प्रोवाइड कर सकता है। जिस तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन की तरफ देख ले तो इलेक्ट्रॉन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कौन सा फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को मजबूर कर रहा है कि वो सर्कल में मोशन करे, तो बेटा वो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, राइट। यानी यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट एज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। बेटा मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं कि अगर यहां पर रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो याद रखिए ये बॉडी, ये कार कभी भी सर्कल में घूम नहीं सकता, नेवर एवर, वो हमेशा स्लिप करके सीधा जाएगा। कैसे? मैं आपको प्रैक्टिकली शो करवा देता हूं, राइट। यहां पर बेटा देख लीजिए, यहां पर रियल टाइम एक कार है, कार और रोड के बीच बर्फ आ चुकी है, राइट, जिसकी वजह से फ्रैक्शन बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो जब ये कार इवन ब्रेक भी मारेगा ना तब भी ये रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन काफी कम हो चुका है। तो बेटा इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जब भी कार रोड में टर्न लेता है, जिस तरह यहां पर मैंने शो भी करवाया है कि हु प्रोवाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू कार फॉर टर्न। अगर एक मोड़ आ रही है रोड पर और उसमें कार टर्न लेना चाहती है तो रोड में टर्न का मतलब है कि वो टर्न एक सर्कल का हिस्सा है, राइट। तो जब टर्न में कार जाएगा तो वहां पर गाड़ी स्लिप नहीं करती, राइट, वो टर्न ले सकती है। इसका मतलब है कि यहां पर इस कार को टर्न करने में कौन हेल्प आउट कर रहा है? वो फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है, राइट। अगर फ्रिक्शन फोर्स को हम रिमूव कर दें तो बेटा याद रखिए कि वो कार कभी भी टर्न नहीं ले सकता, वो हमेशा सीधा स्लिप ही करेगा। कैसे? मैं आपको यहां पर इस एग्जांपल में प्रैक्टिकली शो करवा देता हूं। यहां पर बेटा देख लीजिए कि कार की ब्रेक इस बंदे ने दबाई है लेकिन फिर भी कार रुक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। बेटा यहां पर देख लीजिए, ओके, यहां पर भी कार एक्सीडेंट कर लेता है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर देख लीजिए, ओके, इसको देख लीजिए बेटा, यहां आप देख सकते हैं कि कार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर बर्फबारी हो रही ना, रोड के बीच बर्फ आ चुका है, ओके, रोड और टायर के बीच बर्फ आ चुका है। तो बेटा आप देख सकते हैं कि यहां से हमने ये चीज सीख लिया कि जब भी कार ओके रोड पर जाएगा या रोड पर टर्न लेगा, ब्यूटीफुली आप यहां से भी देख सकते हैं, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो ना कार रोड पर जा सकता है, ना आपका ब्रेक काम करेगा और ना गाड़ी किसी टर्न पर मोड़ लेगी। ओके, किसी भी मोड़ पर वो टर्न नहीं ले सकती। आई एम सो सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। किसी भी टर्न पर कार जो है वो किसी भी मोड़ पर टर्न नहीं ले सकती अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, राइट। इसका मतलब बेटा क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन जरूरी है। जब भी एक कार किसी भी टर्न पर, ओके, किसी भी टर्न पर इस तरह वो टर्न करने की कोशिश करेगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो वो गाड़ी स्लिप कर जाएगी, राइट।
सो यहां पर बेटा आप देख सकते हैं कि इफ बेंड इज वेरी शार्प और द रोड इज स्लिपरी, ये सर फॉर एग्जाम्पल यहां पर रोड है, रोड में आगे जाकर एक मोड़, एक टर्न आने वाला है, तो जब गाड़ी टर्न लेगी, अगर रोड स्लिपरी है, लेट से बारिश हो रही है, या टर्न इंतहाई शार्प है, राइट, टर्न इंतहाई शार्प है, देन व्हाट विल हैपन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन alone is not sufficient to keep equilibrium and thus the vehicle can skid। बेटा ये कह रहा है कि अगर बारिश हो गई तो रोड स्लिपरी हो जाएगा, या एक टर्न है लेकिन वो काफी शार्प है, एकदम गाड़ी जो है वो टर्न ले रही है, तो उसमें गाड़ी के स्लिप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जिस तरह यहां पर बेटा आप देख सकते हैं कि एक कार है, ओके, वो यहां पर बारिश हो चुकी है इस रोड के ऊपर, जिसमें वो एक मोड़ पर टर्न ले रहा है, तो बेटा आप ब्यूटीफुली देख सकते हैं यहां पर कि जब ये कार एक स्लिपरी रोड पर टर्न लेगा, तो आप ब्यूटीफुली बेटा देख सकते हैं कि नाउ कार जो है वो स्लिप कर रहा है। इसका मतलब है कि इस टर्न के ऊपर, इस टर्न पर एक गाड़ी जो है वो टर्न नहीं ले सकती आसानी के साथ, राइट, क्योंकि वह गाड़ी स्लिप कर रही है। अब ये बेटा वो प्रॉब्लम था जिसमें हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि जब भी किसी भी रोड पर एक गाड़ी टर्न लेगी तो गाड़ी स्लिप कर सकती है। अब इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप गाड़ी को स्लो कर दें, ओके, गाड़ी को जब आप एक टर्न पर स्लो कर देंगे तो फिर वो स्लिप नहीं करेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि कार हाईएस्ट स्पीड के साथ टर्न ले ले विदाउट स्लिपिंग, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? उसके लिए बेटा सॉल्यूशन है बैंकिंग ऑफ रोड्स, राइट। जो मैंने आपको डिटेल के साथ समझा दिया कि इसका बेसिकली मकसद ये था कि आपका प्रीवियस नॉलेज रिवाइज हो जाए। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या है उसको तो मैं डिटेल के साथ समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये क्लेरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि बैंकिंग ऑफ रोड की जरूरत बेटा क्यों पड़ी, और बैंकिंग ऑफ रोड है क्या चीज और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो बेटा इसकी जरूरत, प्रैक्टिकली इसकी जरूरत यह है कि अगर आपने एक गाड़ी को हाई स्पीड के साथ एक टर्न पर टर्न करवाना है गाड़ी को, तो उसके लिए बैंकिंग ऑफ रोड की जरूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड भी ना किया जाए और गाड़ी जो है, जिस तरह यहाँ पर बारिश हो रही है ना, और कार को आपने स्लो करना है, तब जाकर वो स्लिप नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं हाई स्पीड के साथ टर्न ले लूं और गाड़ी फिर भी स्लिप ना करे, तो बेटा उसके लिए चाहिए आपको बैंकिंग ऑफ रोड्स, जिसको अभी मैं प्रैक्टिकली टीच करवाने वाला हूं, राइट। सो सोल्यूशन फॉर साइकिल एंड मोटरसाइकिल, बेटा जब भी हम या जो साइकिलिस्ट होते हैं जब भी वो टर्न लेते हैं तो वो अपनी साइकिल को थोड़ा सा डाउन करते हैं, राइट। जिस तरह यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं, अगर हम मोटरसाइकिल में देख लें, जिस तरह ये मोटरसाइकिल रेस आप स्टूडेंट्स ने देखी होगी, जिसमें वो जो मोटरसाइकिल वाले होते हैं जब वो टर्न लेते हैं, किसी मोड़ पर टर्न लेते हैं, तब जाकर वो मोटरसाइकिल और अपनी बॉडी को डाउन कर लेते हैं। कैसे, मैं आपको वो भी शो करवा देता हूं। बेटा यहां से आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि जब भी मोटरसाइकिल की रेस होती है तो वो अपनी बॉडी को और अपनी बाइक की बॉडी को डाउन कर देते हैं, राइट। अब ऐसा ये क्यों करते हैं बेटा? ये ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि एट द स्पीड ऑफ ए बाइक, यहां पर मैं लिखा ये वाला, ड्यू टू बेंडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज। जब आप अपनी साइकिल को और अपनी बॉडी को बेंड करते हैं किसी मोड़ के ऊपर, तो इससे होता यह है कि रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है तो फिर आपका मोटरसाइकिल वो या साइकिल वो स्लिप नहीं करता, इसलिए आप गिर भी नहीं जाते, ओके। अगर आपने साइकिल और अपनी बॉडी को बेंड नहीं किया, जिसको आगे जाकर मैं डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि किस तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है, अगर आपने बेंड नहीं किया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज नहीं होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज नहीं होगा तो मोटरसाइकिल या साइकिल की स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम अपनी बॉडी को और मोटरसाइकिल की बॉडी को डाउन कर लेते हैं। अब इफ स्पीड ऑफ ए बाइक और साइकिल हाई, देन बेंडिंग विल आल्सो बी हाई फॉर टर्निंग। जिस तरह बेटा आप देख सकते हैं कि साइकिल में जो साइकिलिस्ट होते हैं वो अपनी बॉडी को इतना डाउन नहीं करते, लेकिन एज कंपेयर टू द मोटरसाइकिल रेस,
जहां पर मोटरसाइकिल की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जब स्पीड हाई होती है तो फिर आपको ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ज़रूरत होती है। जब ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ज़रूरत होती है तो ये मोटरसाइकिल वाले ज़्यादा अपनी बॉडी को डाउन कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल जाए ताकि ये बाइक स्लिप ना कर जाए, राइट। तो बेटा आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल वाले काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अपनी बॉडी को डाउन करते हैं। जिस तरह यहाँ पर बेटा आप देख भी सकते हैं कि मोटरसाइकिल रेस वाले अपनी बॉडी को कितना डाउन करते हैं ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाए। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे बढ़ता है वो इंशाल्लाह अभी मैं आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली शो करवा दूंगा। तो बेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोटरसाइकिल और ग्राउंड के दरमियान देखिए कितना वो बेंड हुआ है। यहां से आप देखें ना, ये 90 एंगल है, ओके, ये 0 एंगल है, वो 64 डिग्री तक जो है वो 90 एंगल से डाउन हो चुका है, राइट। इसका मतलब क्या है कि ग्राउंड से, ओके, ग्राउंड से और मोटरसाइकिल के बीच जो एंगल है वो कितना है, वो आप 90 से आप जरा चेक करें ना, 90 टोटल एंगल था, 64 आप उससे माइनस कर दें। तो जब आप इससे 64 को माइनस कर दोगे देन व्हाट विल हैपन, कितना एंगल आ जाएगा। तो बेटा आप देख सकते हैं कि यहां पर जो एंगल आएगा वो यहां पर आ जाएगा 26 डिग्री। यानी आप देख सकते हैं कि बॉडी जो है वो कितना इंतहाई कम एंगल है, राइट। इसमें यहां पर बेटा आप देख सकते हैं कि इंतहाई कम एंगल है। सो द मोर यू बेंड द बॉडी द मोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड, राइट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ही ज्यादा प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा प्रोवाइड किया जाएगा तो इसका मतलब है कि गाड़ी जो है वो स्लिप नहीं करेगी। तो जब गाड़ी स्लिप नहीं करेगी, और यही तो हम चाहते हैं। तो ये तो बेटा साइकिल और मोटरसाइकिल की बात हो गई, लेकिन अब हम बैंकिंग अप्रोच जो है वो गाड़ी के लिए डिस्कस करेंगे, राइट। तो बेटा आप देख सकते हैं कि रीजन ऑफ व्हाई बैंकिंग अप्रोच आर नीडेड, कि क्यों बैंकिंग अप्रोच की जरूरत है। नंबर 1, टू मैक्सिमाइम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज एट हाई स्पीड car will skid and try to go off the curved path, need proper friction for high turn। बेटा एक सॉल्यूशन तो इसका ये है कि आप इस रोड का फ्रैक्शन इंक्रीज कर लें। जब आप फ्रिक्शन इंक्रीज करोगे तो यहां पर टर्न पर गाड़ी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। एक सोल्यूशन, एक टर्न के ऊपर हाई स्पीड के साथ टर्न करने का एक सोल्यूशन ये कि फ्रिक्शन को इंक्रीज कर दे। यहां पर फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का एक तरीका ये है कि रोड को थोड़ा सा रफ बना ले, मतलब हमवार रोड ना बनाए। तो अगर आपने रोड को हमवार ना बनाया, थोड़ा सा रफ बना दिया तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। जब फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो गाड़ी स्लिप नहीं करेगी। लेकिन यहां पर रोड को रफ बनाने का एक नुकसान है, और वो नुकसान क्या है कि wear and tears of tires increase, so and also dangers in case of wet roads। बेटा यहां से आप देख सकते हैं कि अगर आपने रोड को रफ किया तो फिर टायर जो है वो ज्यादा खराब हो जाएंगी। और ये तो हमने देखा हुआ है कि अगर एक हमवार रोड है तो टायर खराब नहीं होती, लेकिन अगर रफ रोड है, खराब रोड है, तो वहां पर फिर हाई स्पीड के साथ अगर आप गाड़ी को ले जा रहे हैं तो उसमें टायर जो है वो वेयर एंड टेयर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, पट भी जाते हैं अक्सर, राइट। तो इसलिए फ्रिक्शन को हम इस मेथड से इंक्रीज नहीं कर सकते कि रोड को जो है किसी टर्न के ऊपर, एक मोड़ के ऊपर रोड को रफ बना दे, नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि इससे टायर खराब हो जाते हैं। तो दूसरा सोल्यूशन भाई क्या है, मैंने गाड़ी को हाई स्पीड के साथ एक मोड़ पर टर्न करना है, तो उसके लिए दूसरा सोल्यूशन के रोड आर बैंक्ड, दैट इज इंक्रीज द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो यहां पर अब हम बैंकिंग अप्रोच को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, राइट। तो same bending techniques are used for vehicles. If we want to turn car at a very high speed, then we have two choices for bending, right? First, bending car like a cycle, which is not possible। बेटा एक सोल्यूशन तो इसका ये भी है, अगर आपने रोड को रफ नहीं करना, स्मूथ रखना है, तो एक तरीका ये है कि गाड़ी को जो है उसको थोड़ा सा, जिस तरह साइकिल वाले और कार बाईसाइकिल वाले जिस तरह अपनी गाड़ी को जो है ना उस तरह अप कर देते थे, राइट, तो सॉरी थोड़ा सा डाउन कर देते थे, इसी तरह आप भी एक टर्न के ऊपर अपनी दो व्हील्स को अप कर दे तो इससे रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा। यानी आप इस
इस सिनेरियो में हाई स्पीड के साथ अपनी गाड़ी को टर्न करवा सकती है, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब साइकिल में तो ये चीज़ पॉसिबल थी कि साइकिल को या मोटरसाइकिल को हम खुद डाउन कर लेते थे, राइट, ग्राउंड की तरफ, लेकिन अब यहाँ पर मोटर कार को जो है वो कौन दो व्हील को अप करेगा, राइट। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कार के केस में, तो इसलिए अब यहां पर हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड, सेकंड, बेंड होल रोड विच इज पॉसिबल। अब बेटा यहां पर हम होल रोड को ही बेंड करेंगे, कैसे बेंड करेंगे, तो अब जरा देखते जाइए, राइट। दिस इज कॉल्ड बैंकिंग अप रोड्स, ओके, जिसमें हम पूरा का पूरा रोड को ही उठा देते हैं, राइट। तो आई होप कि आप स्टूडेंट्स को अब क्लियर हो चुका होगा कि बैंकिंग अप रोड्स की जरूरत क्यों पड़ी। अब बैंकिंग अप रोड है क्या चीज, आइए अब मैं आपको समझा देता हूं। सो व्हाट इज बैंकिंग अप रोड, बेटा आप देख सकते हैं कि यहां पर वही हाई स्पीड वाली कार आ रही है, अब वो एक टर्न पर मोड़ पर टर्न लेगा, तो अब देख सकते हैं कि अब हमने पूरा का पूरा रोड को ही उठा लिया, पूरी की पूरी रोड को ही उठा लिया। दिस इज कॉल्ड बैंकिंग अप रोड्स, राइट। सो व्हाट इज बैंकिंग अप रोड्स, a phenomena in which the edges are raised for the curved roads above the inner edge। बेटा आप देख सकते हैं हर एक रोड के दो एज होते हैं, ये इनर एज है, ये आउटर एज है। तो वो फिनोमेना जिसमें हम एक रोड का आउटर एज को ही उठा देते हैं एज कंपेयर टू इनर एज, राइट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बैंकिंग अप रोड्स, ओके। बैंकिंग अप रोड्स एक ऐसा फिनोमेना है जो डेली लाइफ में अभी मैं रियल टाइम आपको शो करवाऊंगा। इससे होता क्या है कि इसका पर्पस क्या होता है कि आपने बैंकिंग कर दिया, पूरे का पूरा रोड को ही आपने उठा लिया, to provide the necessary centrifugal force to the vehicle so that he can take सेफ टर्न, राइट। तो ये बेसिकली सेफ्टी पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है कि पूरा का पूरा रोड को उठा दिया जाए सो दैट कि गाड़ी स्लिप ना कर जाए, इवन अगर आप हाई स्पीड में भी जा रही है। याद रखिए अगर एक मोड़ पर आप स्लो स्पीड के साथ टर्न ले रही है तो आपकी गाड़ी स्लिप नहीं करेगा। ये हम वो सिनेरियो पढ़ रही है जिसमें आपको चाहिए कि हम हाई स्पीड के साथ जो है वो एक मोड़ पर टर्न लेना चाहे, तो बेटा उसके लिए बैंकिंग अप रोड की जरूरत होती है। बैंकिंग अप रोड बेटा आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं जिसमें हमने आउटर एज को ही उठा दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बैंकिंग अप रोड्स। कितनी मजे की चीज है। सो बैंकिंग अप रोड इंस्टेड ऑफ ए कार, बेटा आप देख सकते हैं कि हर एक मोड़ पर ये जो एज होती है उसको थोड़ा सा राइज कर दिया जाता है सो दैट द रिक्वायर्ड नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो जाए, ओके। थ्रू बैंकिंग वी कैन टर्न कार इवन एट वेरी हाई स्पीड। बेटा आप देख सकते हैं ब्यूटीफुली रियल टाइम आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड बैंकिंग अप रोड, जिसमें हमने आउटर एज को ही जो है वो अप कर दिया है। यहां से भी बेटा आप देख सकते हैं काफी खूबसूरती के साथ यहां पर हमने प्रैक्टिकली शो करवा दिया है कि जिसमें आप काफी हाई स्पीड के साथ देखें ना, इंतहाई हाई स्पीड के साथ आपने इस वाले रोड के ऊपर आप टर्न ले सकते हैं, जिसको अभी मैं रियल टाइम शो करवा देता हूं। यहां से भी बेटा आप देख सकते हैं यहां पर भी रोड जो है वो बैंक हो चुका है, ठीक है। तो चले जी मैं आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली शो करवा देता हूं कि किस तरह हाई स्पीड के साथ एक गाड़ी जो है वो टर्न ले सकती है, राइट। अब यहां से बेटा आप जरा कार की तरफ देख लीजिए, यहां पर काफी हाई स्पीड के साथ एक गाड़ी जा रही है, ओके, मोड़ पर। दिस इज बैंकिंग अप रोड्स। अब स्टूडेंट्स ने देख लिया कितनी हाई स्पीड के साथ जो है वो एक बैंक रोड पर टर्न ले रहा था। यहां से बेटा आप देख लीजिए कितनी हाई स्पीड के साथ वो जा रहे हैं, राइट। अगर ये रोड बैंक ना होता ना तो हाई स्पीड के साथ फिर आप ये टर्न नहीं ले सकती, ये गाड़ी पर स्लिप कर जाती है, ओके। तो यहां से बेटा आप देख सकते हैं कि कार को या किसी भी गाड़ी को हाई स्पीड के साथ एक मोड़ पर टर्न लेने के लिए रोड को बैंक किया जाता है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड बैंकिंग अप रोड्स। अच्छा बेटा अब यहां पर हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे एंड सबसे पहले बैंक्ड एंगल क्या है। सो द एंगल एट विच द व्हीकल इज इंक्लाइंड इज डिफाइन एज बैंक एंगल। बेटा यहां से आप देख सकते हैं कि हमने पूरी की पूरी जो रोड है उसको ही उठा दिया है। अब यहां से देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल है और यहां पर हमने रोड को उठा लिया है, तो अब कुछ इंक्लाइन प्लेन बन रहा है, यानी ग्राउंड के साथ कुछ एंगल बना रहा है। दिस एंगल इज कॉल्ड बैंक्ड एंगल, ओके, बैंक्ड एंगल। अब हमने बेटा जो कैलकुलेशंस करनी है वो दो चीजों के लिए करनी है। नंबर वन, यहां पर कितना रोड बैंक हुआ है, एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर वन। नंबर सेकंड पॉइंट इज कि हम एक अगर आपने रोड को बैंक ही कर दिया है, जिस तरह यहां पर आप देख सकते हैं कि रोड को हमने बैंक्ड कर दिया है, राइट।
अब यहाँ पर हमने एक वो स्पीड लिमिटर के लिए एक साइन बोर्ड लगाना है जिसके ऊपर हमने लिखना है कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आप ज़्यादा स्पीड नहीं मार सकते। इवन बैंक रोड पर भी आप, ऐसा तो नहीं है ना कि आप अनलिमिटेड स्पीड मार सकते हैं, आपकी गाड़ी कभी स्लिप नहीं होगी। नो, एक लिमिट होता है। तो उस लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए यानी यहाँ पर वेलोसिटी का फार्मूला भी हम फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम कितना स्पीड के साथ आप इस रोड पर टर्न ले सकते हैं। ओके, तो बैंक्ड एंगल के लिए अब हम कैलकुलेशंस करेंगे और वो जो स्पीड लिमिट साइन के लिए जो फार्मूला है वो अब हम कैलकुलेट करेंगे। राइट, ओके जी। सो रियलिटी वर्सेस डायग्राम। बेटा अब जो हम डेरिवेशंस करने वाले हैं एंगल के लिए, बैंक्ड एंगल के लिए जो डेरिवेशंस हम करने वाले हैं ये रियलिटी है जिसमें आप देख सकते हैं इस गाड़ी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही है। राइट, यहाँ पर बेटा जो कैलकुलेशंस हम कर रही है वो हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर टायर और ग्राउंड के बीच फिलहाल कंसिडर करें। इसकी बेसिकली हायर लेवल पर दो डेरिवेशंस होती है। एक वो सिचुएशन होती है जिसमें टायर और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन फोर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। एक वो डेरिवेशंस होती हैं जिसमें टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन को जीरो कंसिडर किया जाता है। राइट, तो फिलहाल हम सिंपल केस स्टडी कर रहे हैं जिसमें रोड और टायर के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कंप्लीटली जीरो है। ओके, फ्रिक्शन फोर्स जीरो है फिर भी गाड़ी टर्न करेगा। क्यों करेगा, अब मैं आपको रीजन दे देता हूं। राइट, तो यहां पर बेटा इस कार के ऊपर जो है वो दो फोर्सेस लग रही थी। राइट, नंबर वन एक ये नॉर्मल फोर्स है, ओके, और दूसरा ग्रेविटी का फोर्स है। ये रियलिटी है। रियलिटी को डायग्रामेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है कि आप इस कार को एक पॉइंट कंसिडर कर लें, एक पॉइंट कंसिडर कर लें और ये एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और सरफेस जो वो एक खास एंगल पर पड़ा हुआ है। तो ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है ये नॉर्मल फोर्स है। राइट, जिस तरह अगर मैं आप स्टूडेंट्स को यहां पर शो करवा दूं कि ये मेरे पास एक बॉडी है, ओके, एक सरफेस है, इसके ऊपर एक रिमोट पड़ा हुआ है। इस रिमोट के ऊपर बिल्कुल नॉर्मली एक फोर्स लग रहा है, राइट, इस डायरेक्शन में। अब अगर हम एक काम करें, यहां से जरा देखती जाइए। राइट, बल्कि मैं इसको यहां पर इस तरह रख देता हूं। राइट, नॉर्मली एक फोर्स लग रहा है। अगर आप इस सरफेस को थोड़ा सा अप कर देते हैं, तो फिर तरह नॉर्मल की तरफ देख लीजिए, नॉर्मल भी इस तरह रोटेट हो जाता है। राइट, तो नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर आपने सरफेस को अप कर दिया, जिस तरह यहां से आप देख सकते हैं, अब फोर्स अपवर्ड की तरफ लग रहा है, लेकिन अगर सरफेस को इस तरह कर दिया तो अब फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। राइट, तो ये मेक श्योर करें। ठीक है, अब बस थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है वो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स को डायग्रामेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट, और एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है जो कि डायग्रामेटिकली वो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट, तो ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है और ये रियलिटी है जिसमें गाड़ी को हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया है और इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रही हैं उसको यहां पर हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी, केस नंबर वन, इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो, यानी यहां पर टायर और रोड के बीच कोई भी फ्रिक्शन नहीं है या फ्रिक्शन नहीं है तो हमारे लिए एफएससी लेवल पर उसकी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है। हालांकि रियलिटी में फ्रिक्शन फोर्स जीरो नहीं होता। अगर आप फ्रिक्शन फोर्स की भी डेरिवेशन में इंक्लूड कर रही है तो वो काफी लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी, वो फिर बीएस लेवल में आप स्टूडेंट्स इसको स्टडी करोगे। राइट, सो हम वो केस स्टडी कर रहे हैं जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल जीरो है। ओके जी, अब यहां से बेटा देखती जाइए, ये नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट्स है, एक बेटा ये कंपोनेंट है और दूसरा ये कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट को बेटा अकॉर्डिंग टू द वेक्टर्स रूल में इस तरह भी लिख सकता हूं। तो ये बेटा एंगल हो गया, यहां पर 90 एंगल बन गया। ओके, यहां पर मैं नोट कर देता हूं, यहां पर 90 एंगल बन गया। अब बेटा देखती जाइए ये कौन सा कंपोनेंट्स है। ये जो डॉट लाइन आपको नजर आ रहा है बेटा, याद रखे कि दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि ये अलोंग वाई एक्सिस है और ये जो कंपोनेंट है जो रेड कलर में मैंने शो किया है इसको मैं यहां पर भी ड्रा कर सकता हूं क्योंकि ये इक्वल वेक्टर है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। राइट, बिल्कुल सही है। अब वर्टिकल कंपोनेंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो याद रखे ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये एंगल के अपोजिट है और परपेंडिकुलर को हमेशा साइन थीटा से फाइंड आउट किया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये बेटा क्या है, ये नॉर्मल फोर्स है। राइट, ये नॉर्मल फोर्स है, यानी यहां पर मैं लिख देता हूं ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है,
ये एन वाई कंपोनेंट है और ये नॉर्मल फोर्स का एन एक्स कंपोनेंट है। तो यहां से बेटा मैं लिख सकता हूं, ऐसे मैं लिख सकता हूं कि जो नॉर्मल है, ओके, जो नॉर्मल फोर्स है इनका जो एक्स है वो किसके बराबर है, शाबाश, यहां से देखती जाइए एन एक्स, ओके। तो याद रखिए एन एक्स, अब यहां पर क्या है, एन एक्स यहां पर बेटा हमेशा याद रखिए कि परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर को हम साइन थीटा से फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो एन एक्स है और इसको तो cos थीटा से फाइंड आउट करना चाहिए था। नो, ये एन एक्स है क्योंकि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, लेकिन ये बेस नहीं है, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये एंगल के अपोजिट है। तो एंगल के अपोजिट को साइन थीटा से फाइंड आउट किया जाता है और इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि एन एक्स जो है वो एन साइन थीटा के बराबर है और एन वाई ये किसके बराबर है, ये एन cos थीटा के बराबर है। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अब यहां से बेटा आप देख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं कि इसको काफी खूबसूरती के साथ हमने डिराइव कर दिया कि एन साइन थीटा। अब यहां पर जब आप रोड को बेंग करते हैं तो नॉर्मल फोर्स दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। अब यहां से बेटा आप देख सकते हैं कि कौन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप देख ले तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है कि जो इन साइन थीटा है वो प्रोवाइड कर रहा है द रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल। तो यहां से बेटा आप देख सकते हैं कि एन एक्स एंड एन वाई अब आपको क्लियर होना चाहिए। सो यहां पर जो एन वाई है वो यहां पर क्या कर रहा है और ये जो एन एक्स है यहां पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट एज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो एन एक्स एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, प्रोवाइड द रिक्वायर्ड, ओके, द रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एन एक्स वो प्रोवाइड कर रहा है, ओके, दिस वन, ओके। तो अब यहां पर हम कैलकुलेट्स करेंगे कि वो एंगल को हम कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह ये थीटा आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहां से हम अपनी कैलकुलेशंस को स्टार्ट कर लेते हैं। हमेशा बेटा याद रखें कि इन हमेशा जो नॉर्मल फोर्स है वो mg के बराबर होता है, यानी वेट के बराबर होता है। सर फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये रिमोट पड़ा हुआ है ना, तो नॉर्मल फोर्स और इसका जो वेट है, इस रिमोट का वेट और नॉर्मल फोर्स बिल्कुल बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं कि n इज इक्वल टू w इज इक्वल टू mg, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि एन वाई कंपोनेंट ये बराबर हो जाएगा एन cos थीटा, ये बराबर हो जाएगा, इनकी वैल्यू पुट करें तो एन जो है वो mg के बराबर हो रहा है एन cos थीटा, ठीक है। यहां से बेटा आप देख सकते हैं कि नॉर्मल का इन वाई कंपोनेंट जो कि इन cos थीटा के बराबर इसीलिए है क्योंकि ये कंपोनेंट बेस है और बेस को हमेशा cos थीटा से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो इन cos थीटा को बैलेंस किया हुआ है वो mg ने बैलेंस किया, क्यों, क्योंकि इन cos थीटा कंपोनेंट ऊपर की तरफ है और mg कंपोनेंट नीचे की तरफ है, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है। तो बेटा मैं लिख सकता हूं कि जो mg है, mg cos थीटा, इसको बैलेंस किसने किया है, इसको बैलेंस बेटा वेट ने, जिसको हम लिख सकते हैं mg, ओके। यहां पर हम लिख सकते हैं कि mg cos थीटा इज इक्वल टू mg, यहां पर mg के साथ कट हो जाएगा, सो cos थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर ए। अब बेटा यहां पर आइए कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है nx, जिसको n sin थीटा से फाइंड आउट किया जाता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ये कंपोनेंट इस कार को एक मोड़ पर टर्न करने में हेल्प आउट कर रहा है, राइट, क्योंकि नॉर्मल फोर्स दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। सो व्हेनेवर यू बेंड योर बॉडी या व्हेनेवर विद द हेल्प ऑफ द रोड बेंड द कार, तो बेसिकली नॉर्मल फोर्स डिवाइड हो जाता है कंपोनेंट्स में। ये कंपोनेंट को तो वेट बैलेंस कर लेता है, लेकिन इस कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए कोई है नहीं,
ये रोड की सर्कल की सेंटर की तरफ है, इसीलिए दिस कंपोनेंट इन साइन थीटा कंपोनेंट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैं बेटा लिख सकता हूं कि इन एक्स, ओके, इन एक्स जो कि बराबर है इन साइन थीटा के, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, मैं लिख सकता हूं कि प्रोवाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि इन साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। हमने डिस्कस किया था कि n जो है वो, मैं दोबारा लिख देता हूं कि इन साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी। अच्छा, n बेटा बराबर है एम जी के और साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी, ये बेटा बराबर है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एम के साथ कट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जी साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। जी को यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए तो साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इनटू आर। दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर बी। लेट्स से इक्वेशन नंबर बी को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर ए के ऊपर। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि डिवाइड इक्वेशन बी ऑन इक्वेशन ए, बी के ऊपर डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर ए बेटा क्या था, कास थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा, साइन थीटा बराबर किसके है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी आर। अच्छा बेटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा ये हमेशा बराबर होती है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इनटू आर, ओके। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल फार्मूला फॉर बेंक्ड एंगल। एंगल को फाइंड आउट करना है तो इसका ट्रांसवर्स इसका इनवर्स लेकर वहां पर शिफ्ट कर दीजिए तो टेंजेंट इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी आर इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर बेंक्ड एंगल। अगर आपने बेंक्ड एंगल को फाइंड आउट करना है, एक रोड है आपके पास, ओके, उस रोड को बेंक्ड किया गया है एंड आप इस चीज को फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है कि इस रोड का एंगल कितना होगा, ओके, कितना एंगल होगा। तो यहाँ पर से आपने की वैल्यू पुट करनी है, रेडियस पुट करना है, जी की वैल्यू पुट करनी है और फिर इसका टेंजेंट इनवर्स लेना है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो बेसिकली बेंक्ड एंगल की वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द बेंक्ड एंगल। अब यहां से बेटा हम डिस्कस करेंगे फार्मूला फॉर स्पीड लिमिट एट टर्न। बेटा यहां पर आपको एक साइन बोर्ड नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड से आप नहीं जाओगे। अगर जाओगे, हालांकि रोड बैंक्ड है, रोड बैंक हो चुका है, लेकिन फिर भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब इनफाइनाइट ये फिर हो जाएगा गाड़ी की स्पीड के, किसी भी स्पीड पर आप गाड़ी को टर्न करवा सकते हैं। नो, हर एक स्पीड पर आप गाड़ी को टर्न नहीं करवा सकते, तो फिर कितनी स्पीड पर आप टर्न करवा सकते हैं। तो अब हम इसके लिए बेटा फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर। अगर आपने स्पीड एट टर्न फाइंड आउट करना है तो जी आर को शिफ्ट कर दीजिए, तो बेटा ये बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर टेंजेंट थीटा इनटू जी आर। हमने चूंकि स्पीड को फाइंड आउट करना था, स्पीड स्क्वायर को फाइंड आउट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो टेंजेंट थीटा इनटू जी आर, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कट हो जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ओके, जी आर टेंजेंट थीटा। दिस इज द स्पीड लिमिट, ओके। अगर आपको एक बैंक रोड का आइडिया हो कि यहाँ पर एक रोड है और उसका बैंक एंगल आपको पता है कि इतना एंगल है, और आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर भी फाइंड है, ओके, सेंटर भी रेडियस भी गिवन है, आपको जी की वैल्यू भी गिवन है, तो आप इंतहाई इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल फार्मूला यू कैन इजीली फाइंड कि यहाँ पर इस गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए, राइट। तो आई होप कि आप स्टूडेंट्स को समझ आ चुका होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बैंकिंग अप्रोच। तो बेटा आज की लेक्चर को अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो आज की लेक्चर की समरी ही होगी, आज हमने बैंकिंग अप्रोच को स्टडी कर लिया। बैंकिंग अप्रोच का प्रैक्टिकली मतलब ये है कि जब आप इनर एज को हाई कर लेते हैं, आउटर एज को हाई कर लेते हैं एज कंपेयर टू इनर एज, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग अप्रोच। बैंकिंग अप्रोच का फायदा क्या होगा? बैंकिंग अप्रोच का फायदा ये होगा कि फ्रिक्शन फोर्स के साथ साथ अब
आपका नॉर्मल फोर्स भी हेल्प आउट कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को प्रोवाइड करने में, राइट। सो जितना रोड बेंड होगा उतना वो ज़्यादा आपका नॉर्मल फोर्स से डिवाइड होगा, उतना ज़्यादा आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम।